हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था पढ़ाने के लिए, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपने सुना ही होगा। तो आज की क्लास में जो अब होने वाली है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लास है ये आपकी तीसरे नंबर की क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, कॉन्सेप्ट कराए थे। दूसरी क्लास में मैंने आपको 1.1 है वो कंप्लीट करा दी थी। और ये तीसरी क्लास में, इसमें मैंने आपको क्या कराऊंगा वो है 1.2। ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले जो कि आपकी क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर मैं आगे चर्चा करता हूँ, तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इस व्हाट्सअप चैनल पे आपके क्यूज आते रहते हैं, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आपकी जीके नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, लक्ष्य बैच के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, लक्ष्य बैच के अंदर चल रही है, रियल नंबर चैप्टर चल रहा है। मैंने इसमें 3 क्लास कंप्लीट कराई है, मतलब 2 क्लास कंप्लीट करा दी है, तीसरी क्लास अब कंप्लीट होने जा रही है, अब जो कि आपकी अभी चल रही है। पहली क्लास में मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करा दी थी। और जो तीसरी क्लास है, मतलब जो आज की क्लास है, उसमें 1.2 की जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट आज हम करा देंगे। इसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे इस तरीके से कि जैसे √2, √3, ये एक सारे इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी ये क्लास। तो देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको, मतलब हमको सिद्ध करके दिखाना है। ये √5 है जो। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, जो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कुछ मैं आपको पुरानी, जो मतलब हमने 1.1 एक्सरसाइज करी थी, उसको पुराने को मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हल्का सा हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो उसको हम इधर देख लेते हैं कि हमने उधर क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो आई होप आपको याद होगा, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिसने भी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, वो आपको क्या है कि इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि उसका आंसर क्या होने वाला है। मैं कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपको ये बताना है कि वन जो है वो कैसी संख्या है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, अभाज्य संख्या है, या फिर भाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये आता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, ये भी आपको बताना है। एंड तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बताना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में बताने हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसकी, कि √5 √2 इस तरीके से। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि मेनली इस 1.2 एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चनों के टाइप हैं वो कितने टाइप हैं, दो प्रकार के हैं मैक्सिमम। मैं आपको बताऊं, इसमें पहला तो आपका ऐसे √2 √3 √5 इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। दूसरा इस तरीके से आएगा जैसे 3 - √5, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। इस तरीके से पूछ सकता है 1/√2, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है 3 + 2√2, इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये आपके टाइप है, इससे ज्यादा एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना ही नहीं सकता इस वाली एक्सरसाइज से, ये आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से पूछ सकता है या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। तो मैंने ये क्या है कि दोनों ही क्वेश्चन कवर करूंगा, और मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मैं इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर हो सकता है दो भी करा दूं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्या है कि बाकी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये एक प्रमेय मतलब एक थ्योरम है, इसमें क्या बोला गया है कि लेट पी वी प्राइम नंबर, मतलब क्या है कि पी एक प्राइम नंबर है जो कि क्या करता है कि ए स्क्वायर, एक्चुअल में ये क्या है कि ए स्क्वायर है। इफ डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैंने लिखा है कि ये क्या है, इसमें ए जो बोला है, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं आपको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। ये थ्योरम देखो हमको जानना जरूरी है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। अब समझिए, माना पी एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, मतलब क्या है कि अभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है। पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यदि, मतलब यहाँ पर जो है ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब आपको मैंने जब पूर्णांक संख्या पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, धनात्मक संख्या भी पढ़ाया था और ऋणात्मक संख्या भी पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद होगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी पढ़ाया था और नेगेटिव इंटीजर भी पढ़ाया था। तो आपको पहले यही जानना है कि इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें दोनों तरीके के होते हैं, मतलब नेगेटिव, मतलब -∞ से लेकर इस तरीके से लेकर 1 - 0 से लेकर पॉजिटिव तक, मतलब 1 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तक, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आपको क्या है कि अगर माइनस से इधर वाला ले लोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक, ये क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक इंटीजर। और अगर उधर चला जाऊंगा मैं, जीरो से, जीरो को उधर को मतलब ये सारे जीरो से उधर के, तो ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने सब आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसमें जो बोला गया है कि ए जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब इनमें से कोई भी संख्या है, ठीक है। समझिए कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर को जो है पी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को मैं कह रहा हूँ पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये क्लियर डिवाइड हो रहा है, मतलब जीरो शेषफल आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है भाई, जीरो शेषफल आ रहा है, मतलब पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए को भी पी डिवाइड करेगा, तो ए को भी पी डिवाइड करेगा और शेषफल कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। ये थ्योरम ये वाली कह रही है बात को, मतलब समझिए, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पूर्णतः डिवाइड करता है, तो p जो है वो a को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, ये थ्योरम सिंपल लैंग्वेज में कह रही है। अब हम इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इधर। अब आपके एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैंने अब एग्जांपल ले लेता हूँ, मान के चलिए मैंने एग्जांपल ले लिया 10 को ले लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब मैंने क्या है, ये किसका, 10 का स्क्वायर है, मैं इसको सिंपल इस तरीके से लिख देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10 का स्क्वायर, और p जो है क्या एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, डॉट 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 इस तरीके से होती है। तो कोई भी ले सकते हो, तो मैंने 5 ले लिया, आप 2 भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला है इसमें, देखिए समझिए कि p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p
ए को भी डिवाइड करेगा। अगर ये ए स्क्वायर मतलब जो ये ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 बट्टा 5, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स से जा रहा है 2 टाइम्स, पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब 10 को भी डिवाइड करेगा कौन 5, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2 टाइम्स कटेगा, मतलब तो शेषफल कितना आ जाएगा था 0। मतलब दोनों में जो शेषफल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई 0 बच रहा है। सिर्फ इस थ्योरम का सिर्फ यही मतलब है। क्या मतलब है कि p जो एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है पूर्णतः, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, और a यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, बस सिंपल ये लैंग्वेज है। चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई। तो देखिए इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि √2 √5 इस तरीके की सारी संख्याएं वो कैसी हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, हमको इसे विरोधाभास मतलब करके हम इसको समझेंगे, मतलब कैसे। अब मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब करेंगे इसे सॉल्व कि √5 है जो उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या से सॉल्व करते हुए लाएंगे लास्ट में। तो लास्ट में हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये परिमेय संख्या है ही नहीं, मतलब जो हमने माना है वो परिमेय संख्या है ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई चीज परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो संख्या कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो सेम हम ऐसे ही चलेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या मानते हुए इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में परिमेय संख्या तो है ही नहीं जो हमने माना है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए लेकर आएंगे। अच्छा, अब मैं इधर लिखूंगा क्या, देखिए एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। पहला, इसको मैं क्या करूंगा, माना, इसको मान लेते हैं हम √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो माना √5 इक्वल टू, अच्छा आप मेरे को बताइए कि कोई परिमेय संख्या कैसे कहते हैं। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती है। तो परिमेय संख्या अब मैंने मानी है तो मैं इसको √5 को मैं क्या कर सकता हूँ, p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अच्छा, अब समझिए p बट्टे q के रूप में लिखा। अब मेरे को याद रखना है कि p हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो p डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q यहाँ पर क्या होंगे, से अभाज्य हैं। मतलब क्या है कि √5 जो है मैंने परिमेय संख्या माना, इसलिए मैंने इनको परिमेय संख्या के बराबर रख लिया। अब q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और जो p और q है वो क्या होगा, एक सहअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, एक सहअभाज्य संख्या होगा। आप पूछोगे अब सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो भाई ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जिस मैं इधर नहीं आगे इसको एक काम करता हूँ, एक बीच में इधर बता देता हूँ सहअभाज्य संख्या। तो देखिए सह अभाज्य संख्या, मतलब मैंने क्या बताया था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं भाई, कौन सी होती हैं कि जिनका जिनका HCF 1 होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याओं के पेयर जिसका HCF हमको क्या मिलता है भाई, 1 मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए अच्छा, अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पे ये आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा कि दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, मैं वर्ग कर दूंगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पे भाई, √5 का मैं स्क्वायर करूंगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा।
तो मेरे पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया मेरे पे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि क्यू स्क्वायर को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा और जो 5 को है वो मैं पी के नीचे लेकर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे पे क्या आ गई भाई, ये यहाँ पर मेरे पे क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा 1। तो ठीक है, आप आपके सामने एक इक्वेशन निकल कर आ गई, क्या है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब हम आगे से देखिए इधर से क्या करेंगे। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि सहवाज्य संख्या है, यहाँ पर p और q क्या है, एक सहवाज्य संख्या है। तो ये q जो स्क्वायर है वो भी एक क्या होगा, एक सहवाज्य संख्या होगा। और सहवाज्य संख्या मतलब क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ कि सह अभाज्य संख्या बराबर करके इंटीजर लिख देता हूँ, मतलब पूर्णांक लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इधर क्या बोल सकता हूँ कि ये सहवाज्य संख्या बोला है, तो मैं इधर ये बोल सकता हूँ कि ये इंटीजर है। तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ कि q एक पूर्णांक है। अगर q एक पूर्णांक है तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। जब q एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। और क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है तो इधर आप देख सकते हो कि पी स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो जो पी स्क्वायर है वो 5 से भाज्य है। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसीलिए यहाँ पर ये थ्योरम काम आएगी कि पी स्क्वायर जब 5 से भाज्य हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि पी भी 5 से भाज्य होगा। कह सकता हूँ कि नहीं, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, पी भी 5 से भाज्य होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि p को 5 से डिवाइड करूंगा। तो p को जब 5 से डिवाइड करूंगा मतलब ये क्या है, एक इंटीजर है। जब मैं इसको इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करूंगा तो भाई मेरे पे कुछ तो निकल कर आएगा, उसको मैं मान लूंगा k1। ठीक है, अच्छा, अब ये k1 यहाँ पर क्या होगा, k1 यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है। ये आपको टर्म याद रखने हैं भाई इधर है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। k1 क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूंगा p की, इस 5 को उधर मल्टीप्लाई में सेंड उधर कर दूंगा ट्रांसफर। तो 5k1 ये क्या है भाई, यहाँ पर एक एक हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई, p की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पे, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने मान लिया। p की वैल्यू क्या आ गई 5k1। अब इस p की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो p का मान रखूंगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मैं p की वैल्यू रखूंगा तो 5k1 अपॉन 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके बाद इसको सॉल्व करूंगा तो कितना, ये 25k1 अपॉन 5, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स बार कट जाएगा। और मेरे पे क्या आ जाएगा 5k1। तो यहाँ पर मेरे पे वैल्यू निकल कर क्या आ गई, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k1, कितनी आ गई 5k1। ठीक है, स्क्वायर भी होगा, सॉरी ये क्या है, स्क्वायर भी हो जाएगा इधर, ये आ गई मेरे पर। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि k1 मतलब जो k1 स्क्वायर की मैं वैल्यू इधर निकालूंगा तो मेरे पे क्या आएगी, 5 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब मेरे पास यहाँ से भाई एक और इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन आ गई, एक और समीकरण आ गया मेरे पे यहाँ पर। तो वो समीकरण क्या होगा कि k1 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा, यहाँ पर मैंने के स्क्वायर को क्या माना था, इधर देखिए के मतलब k1 को मैंने यहाँ पर क्या माना था, एक पूर्णांक माना था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि k1 जब एक पूर्णांक है तो के स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। जब आप पे मान के चलो एक पूर्णांक मतलब क्या चीज होती है, दो होता है। ठीक है, अब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 का एक पूर्णांक नहीं है तो होगा।
चाहे मैं 5 मान लूँ, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 25 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो सेम यही चीज है, इसीलिए मेरे को क्या मानना पड़ रहा है, के वन एक पूर्णांक है, तो के वन का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे वाली स्लाइड में लेकर चलता हूँ, आगे वाली स्लाइड में लेकर आता हूँ इधर। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, के वन एक पूर्णांक है, तो के वन का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अच्छा के वन का स्क्वायर एक पूर्णांक भी होगा, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर क्या किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। एक बार मैं पीछे लेकर आता हूँ, देखिए इधर समझिए, इधर क्या था कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य था, तो पी भी 5 से भाज्य होगा, ये थोड़ा रफ हो रहा है, तो पी भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब सेम चीज ये यहाँ पर आ गई कि क्यू स्क्वायर भी 5 से भाज्य है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए q को मैं 5 से भाज्य करता हूँ, मतलब 5 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पे, इधर मैं क्या करूंगा, k2 मान लूंगा, मतलब मैंने उधर p को डिवाइड किया था तब मेरे पर क्या आ गया था, k1 आ गया था। ठीक है, जो कि एक पूर्णांक था। सेम मैं वही चीज यहाँ पर करूंगा कि q को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, q2 आ जाएगा, और q2 यहाँ पर क्या होगा भाई, q2 एक पूर्णांक होगा, या है, ये क्या यहाँ पर एक पूर्णांक है। यहाँ से मैं k2 की वैल्यू निकालूंगा, सॉरी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, q की वैल्यू निकालूंगा, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पे, 5k2, ये एक मेरे पे इक्वेशन ये वाली आ गई। अब देखिए आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ये वाली इक्वेशन कौन सी हो जाएगी भाई मेरी, ये कौन सी इक्वेशन थी लास्ट में यहाँ पर, ये वाली कहाँ कौन सी थी, ये थी आपकी, नहीं इसको नहीं मानते हम आगे वाली मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब देखिए, अब फाइनली मेरी बात सुनिए, अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसको मैं इधर लिखता हूँ कि समीकरण 2/3 से यह स्पष्ट है कि कि P व Q एक से अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैंने क्यों लिखा कि 2 इक्वेशन नंबर और 3 इक्वेशन नंबर से मेरे को ये पता चल रहा है कि जो हमने माना था P और Q को, वो क्या है, एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब सहअभाज्य संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिसका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बट अगर मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को, अगर वो मतलब 3 को देखूंगा, तो P की वैल्यू मेरे पे कितनी आई थी, 5k1, और Q की वैल्यू मेरे पे कितनी आई है, 5k2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इन दोनों के अगर मैंने फैक्टर करे हैं तो मेरे को इन दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है, 5, जबकि मेरे को क्या दिखाई देना चाहिए, एक दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मेरे इन दोनों के HCF है, जो इन दोनों का HCF है वो मेरे पे क्या आना चाहिए, 1। अगर 1 आ जाता तो मैं क्या कहता भाई कि एक परिमेय संख्या है, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या मेरे पर कि उसका HCF 1 नहीं आया, उसका HCF क्या भी आया भाई, 5 आ जाए, क्या आया है, 5 आया है। तो 5 आया है, इसीलिए ये वाली जो संख्या है हमारी क्या प्रूव होती है यहाँ पर कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, अगर ये √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 2/3 से यह स्पष्ट है
कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5b है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये कौन सी संख्या होगी? अतः यह मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमको इस संख्या को परिमेय संख्या मान के आगे बढ़ना है। जब मैं परिमेय संख्या मानूंगा तो p बटे q के रूप में भी लिखूंगा, और यहाँ पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और p और जो q होगा यहाँ पर क्या होगा, एक सहभाज्य संख्या होगा। सहभाज्य मतलब एक पूर्णांक भी होगा। दोनों का मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करूंगा, दोनों पे स्क्वायर चढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं q स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्या एक इंटीजर हो जाएगा। जब q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। p स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब भाग कर रहा है, तो p को भी 5 डिवाइड करेगा, और जब p को 5 डिवाइड करेगा तो k1 इसके बराबर आ जाएगा। कुछ जब डिवाइड होके आएगा तो k1 यहाँ पर एक पूर्णांक होगा, और k1 जब पूर्णांक होगा तो मैं यहाँ से p1 की वैल्यू निकालूंगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, जिससे मेरे पे k1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और k1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो मैं उसके बाद आगे चलूंगा। k1 यहाँ पर मैंने एक पूर्णांक माना था, तो k स्क्वायर भी एक पूर्णांक हो जाएगा, और q स्क्वायर को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो q को भी मैं 5 से भाग कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब भाज्य होगा। q को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो k2 की वैल्यू आएगी। k2 भी यहाँ पर एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो मैंने ये निकाली इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मेरे को ये बताती हैं कि दोनों के जो मल्टीपल है, जो गुणनखंड है, वो 5 भी आ रहा है और 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मतलब ये दो संख्याएं होती जिसका एचसीएफ अगर एक आता तो मैं ये कह सकता था वो परिमेय है, बट उनका 5 भी आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि समीकरण 2 और 3 से ये स्पष्ट होता है कि यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है। और सहभाज्य संख्या नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 भी है, जिससे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो ये संख्या कैसी होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्या, √2। तो √2 वाला जो आपको होमवर्क से कर लेकर आना है, ये आपको खुद करना है। इसी के साथ में आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, √7, ये आपको बताना है। √7 के बाद √3, ठीक है। तो एक √5, √2, √7, √3, यही आपके एग्जाम में 100% चांस से आएगा। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए भाई। क्या मानोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन कराया है, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए इसलिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से बनेंगे, जो कि इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लिया गया है। ठीक है, मतलब आपका पहला मैंने करा दिया है, मतलब पहले टाइप का। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ये भी सेम यही बोल रहा है कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब एक क्या प्रूव करना है हमको कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम हम वैसे ही करेंगे, सेम देखिए सारे क्वेश्चनों के फंडे सेम ही है, बस हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझना है कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या चलता है हम करने का इनको। तो देखिए, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, माना 3 + 2√5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। मैं इसको परिमेय संख्या मान रहा हूं, और फिर ये लास्ट में क्या होगा, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है, ये अगर एक परिमेय संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, 3 + 2√5 को मैं किसके बराबर रखूंगा, p/q के बराबर रखूंगा, या a/b
p के बराबर भी रख सकते हो, उससे मतलब नहीं है कि p अपॉन q के बराबर ही क्यों रख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि p व q सह अभाज्य है। यहाँ पर जो p व q है वो एक सहअभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल मेरे को कुछ नहीं करना है, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये p अपॉन क्यू को इधर लेकर आ दो, सॉरी 3 को उधर लेकर चला जाऊंगा, तो मेरे पे क्या बचेगा इधर 2√5 इक्वल टू p अपॉन क्यू -3। जब मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 2√5 इक्वल टू, इधर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये मेरे पे क्या आ जाएगा 3q अपॉन क्यू। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि इस 2 को इसके नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर जब मैं 2 को लेकर आऊंगा तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब सिंपल यहाँ से 2 हट गया तो 2 इधर आ गया, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर क्या, 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ भाई, 1 मान लेता हूँ। देखिए अभी तक मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं इसको सिंप्लीफाई करके लेके आया हूँ, एक परिमेय संख्या के रूप में नीचे लेकर आ गया और मैं √5 के बराबर इस वैल्यू को लेकर आ गया। अब इधर p और q जो है वो एक सहभाज्य संख्या है, एक पूर्णांक है, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो p माइनस 3q है वो भी एक पूर्णांक होगा। अब समझ लीजिए कैसे। देखिए पहले तो आपको ये समझना है, क्या समझना है कि जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सारे पूर्णांक ही होते हैं। अब मैं अगर इस 2 में किसी को मल्टीप्लाई करूं, 4 कर लूं, तो क्या ये पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक होगा। तो मैंने अगर q एक पूर्णांक माना है, मतलब सहभाज्य संख्या माना है या पूर्णांक माना है, तो अगर मैंने q में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक पूर्णांक नहीं होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल पूर्णांक होगा। प्लस अगर मैं 4 में 2 को माइनस कर देता हूँ और जो मेरे पे आंसर आता है 2, तो क्या ये एक पूर्णांक नहीं होगा। या मैं 1 माइनस कर देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ 1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इधर, अगर आप अच्छे से समझोगे, अगर मैंने 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, मेरे पे आ गया 3, तो क्या 3 एक पूर्णांक नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल पूर्णांक है। तो अगर मैं किसी पूर्णांक में से कुछ भी मल्टीप्लाई करूं या कुछ भी घटाऊं तो वो क्या आना है भाई, एक पूर्णांक आना है। ये आपको बेसिक चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, इतना तो कम से कम। चलिए भाई अब आगे चलते हैं इसमें। तो अब इतना मान लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि P व Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये माना है कि P व Q एक पूर्णांक है। तो P माइनस 3Q भी पूर्णांक होगा, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और जब ये एक पूर्णांक होगा, या फिर मैं इधर एक ऐसे कह सकता हूँ, जब ये दोनों एक पूर्णांक हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q, क्या है अपॉन में 2Q एक परिमेय संख्या होगी, होगी। अब देखिए कैसे मैं इधर पूर्णांक भी लिख लूं या परिमेय संख्या लिख लूं, उससे मतलब नहीं है। मैं कोई दो पूर्णांक ले लेता हूँ, कोई दो पूर्णांक ले लिए भाई, मैंने ये ले लिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब इधर ये क्या लिखे थे, मैं क्या p माइनस 3Q अपॉन 2Q। तो जब ये पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, अगर दो पूर्णांकों को मैं डिवाइड भी करता हूँ तो मेरे पे क्या आएगा आप बताओ। जैसे मैंने 2/3 है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या चीज है एक्चुअल में, p बट्टे क्यू। p बट्टे क्यू होता है मेरा, क्या होता है भाई, एक परिमेय संख्या होती है, एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर ये दोनों अपॉन में लिखे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक परिमेय संख्या है, कह सकता हूँ कि नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं आगे चलता हूँ। ये मैंने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, परंतु इधर मैं लिखूंगा परंतु समीकरण 1 से यह स्पष्ट है, स्पष्ट है
कि √5 इक्वल टू पी माइनस 3q/2, सॉरी क्यू 2q एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ परिमेय संख्या बोल दिया, जो कि एक्चुअल में सही है। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर वाला क्या इंटीजर, ये नीचे वाला भी इंटीजर है, तो p बट्टे क्यू के रूप में लिखे हैं, p बट्टे क्यू के रूप में लिखे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ क्या बोल दिया, परिमेय संख्या बोल दिया। परंतु परंतु समीकरण एक जो कि हमें बताता है कि √5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, तो वही मैंने सेम लिखा है कि एक से हमें ये स्पष्ट होता है कि √5, अब √5 इक्वल किसके है, इसके इक्वल है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए मैंने लिखा कि अपरिमेय संख्या है। अतः अतः हमारी हमारी पूर्व कल्पना एक विरोधाभास है। अतः √5 अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई मैंने इसको क्यों अपरिमेय संख्या बोल दी, क्योंकि जो हमने माना था वो क्या हो गया, उसका विरोधाभास हो गया। ठीक है, मतलब जो भी हमने माना था वो गलत हो गया। अब जो गलत हो गया तो इसका मतलब सही क्या होगा, उसका अपोजिट, जो कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई करके लेकर आया। फिर पी व क्यू एक पूर्णांक है, अब पी व क्यू एक पूर्णांक है तो मैं ये कह सकता हूँ पी माइनस 3q भी एक पूर्णांक होगा, और ये जो पी बट्टे क्यू के रूप में एक तरीके से लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हमें ये पता चलती है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्या हम बोलते हैं कि ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, जिससे ये कल्पना जो हमने मानी है वो उसका विरोधाभास हो गया है, विरोधाभास हो गया, तो जो हमने एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है आपके ये। तो देखिए इसमें से आप, मैं ये मानता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लोगे। ठीक है, और सिंपल में इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। सेम इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपका लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ इस एक्सरसाइज का। वो कौन सा हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 1/√2। ठीक है, 1/√2 ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है 1/√2, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए सेम प्रोसेस है, मैं फिर वही कहूंगा कि परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या को आगे तक ले जाएंगे और वो लास्ट में अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या हम लास्ट में लेकर आएंगे और इक्वेशन नंबर हमारी कुछ और बोल रहा होगा कि वो जो अपरिमेय संख्या निकली, तो हमारा विरोधाभास हो जाएगा उस क्वेश्चन का। तो चलिए समझ लेते हैं। तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो मैं क्या करूंगा, माना 1/√2 इक्वल टू क्या लिखूंगा, p/q। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, p/q। जब में परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p व q यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा सिंपली अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आगे चलूंगा। देखिए आप इसको क्या करोगे, पलट दोगे, तो मैं क्या कहूंगा, √2/q क्या हो जाएगा, p। इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लूंगा, 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा भाई, इसे 1 मान लूंगा। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, पलट दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया है। अब आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये देखिए सहभाज्य संख्या है, तो आप ये कह सकते हो कि p व q एक पूर्णांक
होगा। अब ये पूर्णांक है, मैं यहां से कह सकता हूं कि Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है। अब आप समझ लीजिए भाई कि Q अपॉन P लिखा हुआ है, जब P अपॉन Q लिखा हो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि Q अपॉन P, तो ये क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए आप मेरी बात समझिए, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ P अपॉन Q और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, बट मैंने यहाँ पे बोल दिया कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, पर 0 अगर ऊपर हुआ और नीचे कोई भी संख्या हो तो ये एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज में ये बहुत अच्छे से बता रखा है, मतलब जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट कराया था उसमें मैंने आपको बता रखा था कि 0 ऊपर हो सकता है बट नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप ये मत सोचना कि सर आपने इधर लिख दिया था कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 ऊपर आ गया तो ये परिमेय संख्या कहाँ से हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख कर आइए तो उसमें से आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा भाई, परंतु समीकरण एक से यह स्पष्ट है कि √2 इक्वल टू Q अपॉन P एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ से यही तो स्पष्ट होता है कि भाई ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, अतः हमारी हमारी मतलब हमने जो सोचा है, हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है, मतलब जो हमने सोचा है उसका वो विरोधाभास है। जो हमने सोचा कि ये 1 जो √2 है या फिर मैं बोलूँ ये है, वो क्या एक परिमेय संख्या है तो उसका विरोधाभास हो गया। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। रूट 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो सिंपली मैं लेकर आया यहाँ तक आपको, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पता चल गया समीकरण 1 से कि ये तो भाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो हमने जो सोचा था कि ये परिमेय संख्या होगी तो ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में देखिए, आज की क्लास में अगर मैं आपको बात करूं समरी में कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया इस पूरे चैप्टर में, तो देखिए पूरे चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने देखिए सिंपली आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया भाई, पूरे चैप्टर में क्या बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है। और पूरे कॉन्सेप्ट जब आप कर लोगे तो आपको साथ में आपने एक्सरसाइज जब है 1.1 लगाई होगी तो आपको उसमें अच्छा लगा होगा कि भाई मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी अदर किताब के क्वेश्चन हो जो आपके नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक डाउट वाली क्लास लेकर आऊंगा जैसे कि हमने आपसे वादा किया था। कोई बात नहीं, हम उसकी डाउट क्लास ले लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि एक्सरसाइज जो है वो 1.2 जो कि आपका यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया। 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। इसमें मैंने होमवर्क भी दिया है, इस वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं। तो भाई देखिए सारे क्वेश्चन करिए जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। हो सकता है कि कुछ डाउट आपके रह गए हों तो वो जब भी हम लोग आगे की क्लास से लाएंगे तो उसमें सारे वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास यहीं तक आपके लिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।